जीवन में बड़ा काम करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए पेशेंस। समझ रहे? काबिलियत उसके बाद है। इसे पेशेंस थोड़ी कहते हैं, इसे तो कुछ और कहते हैं। मैं बोल नहीं सकता, लोकतांत्रिक जगह है ये। आइए प्रश्न पे चर्चा करें इससे अच्छा। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक सवाल लिखा था, मेरे ख्याल से 2.175 वाला ना, सॉल्व तो किया नहीं होगा। आओ अब सॉल्व कर लेते हैं। सवाल लिख देते हैं एक बार, सवाल आपके पास होगा तो रिटर्न में यहाँ ले लेते हैं पहले। इसमें लैग भी हो रहा है। बाहर बोलना, कोई टेक्निकल आदमी को भेजा, लैग हो रहा है। बुला लो उसको, हो गया, सही हो गया, सही हो गया। लिखने में थोड़ा लैग हो रहा था, ठीक है, अभी सही है। यही ज्यादा तो पैसे दिए इन लोगों ने पूरे, चला दो। ये सवाल था, तो इसमें आपके पास जो वर्जन थे उसमें कौन सा वर्जन इस्तेमाल करेंगे बताएं। मोलर मास बताना है सॉल्यूट का। ऑप्शन ये थे, तीन वर्जन थे आपके पास, कॉपी में देखें। उसमें से देखें, जब आपको ये बताना हो कि मोलर मास कितना है या मोल कितने हैं, तो आप वो वर्जन इस्तेमाल करें जिसके अंदर छोटा एन अपॉन बड़ा एन आ रहा हो, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा कम हो जाए। तो बताइए कौन सा वर्जन यूज करें, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड कौन सा वाला, पी एस, जिससे कि यहाँ क्या बने, छोटा एन अपॉन। ठीक है, शुरू करें। पी नॉट ए की वैल्यू बताएं। अब देखिए इसमें सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन, तो ये ए है। और इसके अंदर जब सॉल्यूशन बनाया तो 2.175 ग्राम क्या मिला है, ये बी है, सॉलिड बी। और किस में ऐड किया, 39 ग्राम बेंजीन में। आपको बताना है टोटल प्रेशर अगर 600 हो गया तो मोलर मास कितना है, वैल्यू पुट करें। 640 माइनस 600, नीचे क्या लगाओगे, पीएस। पीएस मतलब कौन सा, 600 इज इक्वल टू छोटा एन। छोटा एन कितना, 2.175 डिवाइड बाय एम डब्ल्यू। नीचे मोलर मास और गिवन मास, 39 ग्राम गिवन मास है, 78 डिवाइड कर दो। सॉल्व कर लें, इसको आंसर निकलेगा एम डब्ल्यू का। थोड़ा गुणा भाग करें, ऊपर ही देखिए बन रहा है 40, नीचे 600, ये बन जाएगा 2.175 डिवाइड बाई एम डब्ल्यू, और ये 1/2 बन जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। थोड़ा और गुणा भाग करें, 0 0 काट दें, 1/15 बन गए। तो बताइए बन गया 1/15, उधर बन गया 2.175 एम डब्ल्यू, 2 को इधर भेज दो, बराबर। एम डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 2.175 इंटू 30। 30 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना, 60, उससे थोड़ा सा बड़ा। तो आंसर ये समझ में आ रहा है कि 60 से हल्का सा बड़ा होगा। तो 60 से छोटा तो नहीं होगा ना अभी, तो ये काट दें, 45 55, थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो
खींचे, क्योंकि देखिए 30 60 हुआ, तो अगर आप बहुत एक्यूरेट भी जाना चाहते हैं तो 30 इंटू 2 कर दें, कितना हो गया 60। उसके बाद 0.17 बचा, तो 0.2 के आसपास है, तो 30 में 0.2 मल्टीप्लाई करें, 30 2 60, तो 6 के आसपास बन रहा है, तो 66 के राउंड है। हेलो, एग्जैक्ट भी जा सकते हैं, खींचे। तो बस इतना ही इमोशनल हो जाते हो, काम हो जाए तो बस निकल जाया करिए वहां से, क्योंकि काम बहुत है दुनिया में, आप सोच नहीं सकते। तो कैलकुलेशन को अप्रॉक्स करने के तरीके मैंने आपको बताया, देखिए इसको 2.2 मान सकते हैं आप थोड़ा सा, है ना, इसको 2.2 मान लें, रिटर्न में ले लें, 2 4 बाद में पूछने क्या किया था। तो 30 इंटू कितना हो गया 2.2, 30 में 2 मल्टीप्लाई करो तो, और देखिए इसका 10 इधर एडजस्ट कर दें तो कितना बन जाएगा 22 इंटू 3, वो भी मत करें, 66 के राउंड बन रहा है। इसके आसपास एक ही आंसर है, टिक रहे निकल रहे। अगला प्रश्न चलें, खींचे फटाफट। अगला नोट करो भाई। हंस रहे हो, इशारा कर रहे हो हैं? खांसी आ रही है, खांस रहे हो, दोनों में फर्क है। बस 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 बस, आगे निकल जाओ तुम लोग। ये जेनविन खांसी थी। नोट करो फटाफट, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। जैसे खत्म होगा तुरंत सवाल सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो साथ ही साथ आप भी लगे रहें। केस पहचानो पहले तो, कौन सा? लैंग्वेज पढ़े, केस पहचाने। केस नंबर 1 या केस नंबर 2? तो पहले तो यही बता दें, तो केस नंबर 1 है, दोनों वोलेटाइल है। कैसे पता चला दोनों वोलेटाइल है? सवाल में पढ़िए तो, दोनों का वेपर प्रेशर आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और वो जीरो नहीं है। ऑप्शन में देखें, लैंग्वेज शुरू से इशारा कर रही है, आप समझिए 2 लिक्विड्स हैं, कोई सॉलिड नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, सब मिक्स हो गए आपस में।
और नीचे जो ऑप्शन दिए उसमें पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू आपको नॉन जीरो दी है दोनों की रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो मतलब क्या पूछा है बताओ, ये क्या है? ये पी नॉट ए है, ये कौन है? ये पी नॉट बी है। तो दोनों में से कोई जीरो नहीं है। सवाल किसका हुआ इसका मतलब? केस नंबर वन। केस नंबर वन कौन सा था? लिक्विड ए में जब हम लिक्विड बी मिलाते थे और दोनों बोथ आर वोलाटाइल, और सेकेंड पॉइंट क्या था? बोथ आर मिसिबल। इक्वेशन बनाइए। पहले क्या कह रहा है? पूरा कैलकुलेशन कितने डिग्री पे चल रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले आपसे कह रहा है 3 मोल हमने ए के लिए और 1 मोल बी का लिया, तो प्रेशर कितना है? 550 की टोटल है पीएस। पहला वाला PS1 बोल। फिर उसने चेंज किया और कहा कि 4 मोल अगर ए के लेते हैं और 1 मोल बी का लेते हैं तो जो टोटल प्रेशर आपको मिलता है वो सॉल्यूशन का PS2 वो 560 है। तो क्या दो इक्वेशन बनेंगी? पी नॉट पी नॉट भी निकल आएगा। शुरू करें। पहला केस क्या क्या लिया है? 3 मोल ए और 1 मोल बी। चेक करें। तो बताएं मोल फ्रैक्शन कितना कितना हो गया? इसका 3/4, इसका 1/4। इक्वेशन बनाए। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फर्स्ट केस चल रहा है, चेक करें। टोटल प्रेशर कितना दिया? 550। पी नॉट है पता नहीं, एक्स की वैल्यू 3/4, पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू 1/4। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली ले लो, 4 को इधर ले आओ। 4 550। 3 पी नॉट है 1 पी नॉट बी। चेक करिए, पहली इक्वेशन रेडी है। सेकंड बनाइए। सेकंड में क्या करेंगे? कितने कितने मोल लिए उसने सेकंड में? ए के लिए हैं 4 और बी के लिए हैं 1। तो 4 मोल और 1 मोल बराबर। टोटल प्रेशर कितना हो गया? 560। इक्वेशन पे आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसमें 4 मोल ए है 1 मोल बी है। तो बताएं एक्स की वैल्यू 4/5 और एक्स बी की वैल्यू 1/5। इक्वेशन लगाओ फटाफट, यही वाली। तो बताओ, सीधे लिखो 560 पी नॉट ए एक्स से कितना? पी नॉट बी एक्स बी। 5 उधर भेजो। दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो क्या सॉल्व हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को माइनस कर दें। बराबर। ये सॉल्व करेंगे 5 6 30, 5 25 3 2800 बन रहा है। ये सॉल्व करें 2200, तो 2200 2800 माइनस कर दो। तो यही कर रहे हैं सीधे सीधे। देखिए उसको थोड़ा यही सॉल्व करके लिख दो। ये बन रहा है 2200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 2800। माइनस कर दें तो क्या 600 दिख गया सीधे? सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो। तो देखिए 4 पी नॉट में से कौन चला जाएगा? 3 पी नॉट। कितना बचेगा? पी नॉट और पी नॉट भी कट लेगा। पी नॉट आ चुका है। कितना? पुट कर दो। किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहे तो इसमें पुट कर दो। ऊपर वाले में पुट करते मान लीजिए तो 2200 इज इक्वल टू 3 पी नॉट प्लस पी नॉट बी। 1800 माइनस कर दो, पी नॉट बी 400। चेक करिए, दोनों आंसर आ चुके हैं। यही सवाल था। 600 400 रिस्पेक्टिवली। खींचे 20 सेकंड। आवाज हल्की बढ़ाओ, हल्की सी।
ऐसे करेंगे तो ले जाएगा फिर से आपको। जी सुने, बताएं दो व्यक्ति जो वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं कितने कितने दिखा रहे हैं, 550 और दूसरा, ठीक है, तो एक का पीएस 550 है। कुछ जुगाड़ बताया था आपको? अगर पीएस की वैल्यू 550 है तो क्या पी नॉट है, पी नॉट भी इसके इधर और उधर होंगे? तो बताएं पी नॉट किधर होगा, एक मतलब पी नॉट पी नॉट भी आप किसी को भी बोल लें, मतलब दोनों में से एक आदमी किधर होगा, एक तरफ और दूसरा आदमी, सही बात है, ठीक है। और एक और डेटा हमारे पास है, कह रहा है कि जब इनका मोल बदलते हैं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू बदल के कितनी हो जाती है, तो 560 यहाँ कहीं मान लेते हैं, इससे थोड़ा आगे, तो पी नॉट भी फिर कहाँ होंगे, इसके भी इधर और उधर, तो एक इधर होगा और एक उधर होगा, यही बात है। अब दोनों बातों को मिला दीजिए, क्या दो बातें हैं, आंसर वो होना चाहिए जिसमें एक आंसर 550 के इधर उधर हो, मतलब एक आंसर इधर हो एक उधर हो, और जो आंसर हो उसमें ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि 560 के भी इधर और उधर होना चाहिए, एक छोटा और एक, आओ देखें, सुनते जाओ, तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है, जितना अधिक तुम सुनोगे उतना बेहतर चलेगा। अब देखिए, अब यहां पे अगर आप समझें ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो बताएं, पहले ऑप्शन को देखें ध्यान से, क्या है दोनों 560 के आगे हैं, दोनों 560 से बड़े हैं ना, बड़े मतलब उससे आगे हैं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक इधर और एक काट दें। अगले में बताइए, इन दोनों में से एक व्यक्ति ये 550 से छोटा और दूसरा 550 से बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, हल्का सा बेहतर है पहले से, हाँ तीखा, या डेफिनेट डेफिनेट बेटर, कर रहा है, हाँ अरे बस बस बस, छू लिया भाई साहब, ये ये है फर्स्ट क्लास। अब सुनो, हमें पता है मजा कहाँ आता है, आप चिंता न करिए, एकदम बहुत ज्यादा अनुभव है। अब समझिए बात को, तो मैंने आपसे कहा कि 550 के एक ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इस पे आ जाइए ना, इसमें ध्यान से देखिए, तो ये वाला व्यक्ति 550 से छोटा है और ये वाला 550 से बड़ा है, तो ये हो सकता है, इसमें आइए, 550 के दोनों क्या है, छोटे, एक ही तरफ हो गए ना दोनों, तो ये भी नहीं हो सकता, इस पे आइए, 550 से दोनों बड़े हैं, एक ने भी गड़बड़ कर दी तो कहानी खत्म है, जो तीन कट गए तो क्या चौथा अपने आप अंदर है, खत्म। बारीकी में अगर आप थोड़ी तहकीकात करना चाहें कि कहीं ऑप्शन अच्छे आ जाते तो क्या करते, ये समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बात बस देखिए, कुछ नहीं करना, तो बस यहीं पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग खर्च करें तो बस ये लगाएं जो मैंने पीछे समझाया जी, और खत्म। आइए इधर देखिए, इसको थोड़ा और समझे अगर, तो पी नॉट भी कहां पे होंगे, एक इसके इस तरफ एक इसके इस तरफ। अब कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, पहली पॉसिबिलिटी है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, पी नॉट भी कहां कहां सोच सकते हैं आप ऐसा सोचें कि दोनों इस तरफ हो जाए, मान लो दोनों यहां पे हो गए, तो हो सकता है क्या ऐसा, नहीं, क्यों, दोनों 550 के एक तरफ हो जाएंगे तो गड़बड़ है, अगर पी नॉट भी यहां पे मिल जाए तो भी गड़बड़ है, क्योंकि दोनों 550 और 560 के एक तरफ नहीं हो सकती, ये भी गड़बड़ है। अच्छा दोनों यहां मिल जाए तो ये भी गड़बड़ है, क्यों, दोनों अगर यहां मिल गए तो दोनों 550 की एक तरफ ही तो हुए, देखिए, और दोनों 560 के भी एक तरफ ही हुए, तब भी गड़बड़ है, ये भी गलत वो भी गलत ये भी गलत, और क्या बचा, एक उधर हो जाए एक इधर हो जाए, समझिए, मान लो कहता है एक ऐसा हो जाए, एक व्यक्ति यहां पे आ जाए, ऐसा यहां पे, और एक व्यक्ति मान लो यहां पे आ जाए, चलेगा क्या, क्या दिक्कत है, दोनों 560 की एक तरफ हो गए, सारी पॉसिबिलिटी बताओ, ये भी नहीं चलेगा, ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि दोनों इनमें से 560 के एक तरफ हो गए। अच्छा एक अगर यहां हो जाए इन दोनों के बीच में और एक इधर हो जाए तो तब भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों 550 के उधर हो गए, ये भी नहीं चलेगा। तो बताइए फिर एक ही केस बचा है, एक ही केस बचा ना, आंसर वो होगा सही जिसमें एक व्यक्ति 550 से भी छोटा हो और दूसरा व्यक्ति 560 से भी बड़ा हो। हेलो एवरीबॉडी, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 550 से भी छोटा और दूसरा व्यक्ति
560 से भी बड़ा होगा तभी चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कठिन बनाएगा तब भी देख लेंगे आप। तो ये एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है, तो है आपके पास का एप्टीट्यूड। जरूरत नहीं है ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आइए, कहानी खत्म है, दोनों के समाप्त। हिंडली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, खुद सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगा कि मैं क्या बता रहा हूँ बातें। मतलब दोनों की लोकेशंस के बारे में जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सब गलत हो गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकती, ये वाले भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। एक ही केस बचा है बस, कौन सा? एक हो जाए इधर यहां पे, और दूसरी क्या होनी चाहिए फिर? दूसरी होनी चाहिए 560 के इधर आगे। अगर ऐसा है तो चलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कुछ भी सोच लें इसके अलावा, कुछ भी सोच के देखें इसके अलावा, नहीं चलेगा। सब सोच ही लिया मैंने। तो ये सवाल केस नंबर 1 का था, यहां पे लिख लेंगे। इसके पहले जो आप सवाल लगा रहे थे वो केस नंबर 2 के थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाइए। शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। लेकिन पहला पॉइंट, these properties are defined, पहला पॉइंट, these properties are defined for very dilute solution, these properties are defined for very dilute solution। Second point, these properties are defined when a non-volatile solute, these properties are defined when a non-volatile solute, non volatile solute is added in a volatile solvent, definition लिखें, definition, colligative properties are those properties, colligative properties are those properties of solution which are dependent upon, point wise लिखे नीचे, पहला point, relative number of solute which are dependent upon, relative number of solute, relative number of solute, second point, and does not depend the nature of solute particles, does not depend on the nature of solute particle। देखिए क्या बातें इंपॉर्टेंट उसने कही। पहला पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी डिफाइन होती है जब सिस्टम में कैसा सॉल्यूशन बनाया जाए। अब ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी शर्तें समझिए। ये प्रॉपर्टीज दिखती ही तभी हैं जब सिस्टम कैसा हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये प्रॉपर्टीज आपको तब दिखेंगी जब आप एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएं। यानी कि कौन से केस से मिलती है? केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 के अंदर घुसेंगे थोड़ी देर में। अभी बात बताइए कि सवाल उठता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चीज क्या है। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें कुछ खास बातें होती हैं। आप सॉल्यूशन की कोई भी प्रॉपर्टी उठा लें तो हम उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन में तो 50 प्रॉपर्टी होती है, उनमें कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी होती हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। इनका नाम क्यों पड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि ये संख्या पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव वर्ड कहां से है? संख्या पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको सिर्फ फर्क पड़ता था किससे? संख्या से। नेचर से कोई फर्क, मतलब क्या मिला रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कितना मिला रहे हैं
इससे फर्क पड़ता था, बराबर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं, कैसे पहचानेंगे तमाम प्रॉपर्टीज को ढूंढें और उनमें से पहचाने कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, तीन बातों का ध्यान रखें। तीन बातें क्या क्या देखिए। पहला पॉइंट, ये प्रॉपर्टी इनका मतलब होता है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, रिलेटिव नंबर्स। ध्यान से लिखें, यहां पे लोग नंबर लिख देते हैं, तो यहां सही बात यह है रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट का मतलब है ये प्रोपोर्शनल होती है छोटा एन अपॉन बड़े एन के। छोटा एन किसके मोल है, सोल्यूट के, और बड़ा एन किसके मोल है, सॉल्वेंट के। ये सब काम करो लेकिन शांति से करो, मतलब मेरा काम चलता रहे सब। धीरे से बंद कर लो, अपना लाइट बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को चलने दीजिए, है ना। मेरे को पता नहीं लगना चाहिए क्या बंद हो रहा है क्या चालू हो रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे, रिलेटिव नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर दो बात, किस पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड, नेचर से कोई मतलब। तो आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट कैसा मिलाया, ग्लूकोज मिलाया या आपने सुक्रोज मिलाया, उससे कोई फर्क, संख्या कितनी मिलाई उससे फर्क है। तीसरी बात, दो बातें समझ में आ गई। तो आप पहचानेंगे तो इन बातों को देखते हुए पहचानेंगे। तीसरी बात पे आइए, फिर से आ जाइए, डिपेंड करती है। कहां डज नॉट लिख रहे हैं, कहां डिपेंड, ध्यान से देखना भी। डिपेंड करती किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, मतलब किसमें मिलाया है उसके नेचर से इसको मतलब होता है। तो कल को अगर आप पानी में मिलाएंगे और एक बार आप बेंजीन में मिलाएंगे, एक बार आप कैंफर में मिलाएंगे, तो किसमें मिलाया है इस बात से इनको फर्क। ये तीन बातें जो लोग फॉलो करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं। इन शॉर्ट में अगर लिखें तो सीपी पहचानने का तरीका ये, सीपी प्रपोर्शन होती है किसके, छोटा एन अपॉन, मैथमेटिकल बात तो ये है, बाकी तो नेचर विचर की बातें अलग है। तो बताएं छोटा एन अपॉन बड़े एन से फर्क पड़ता है, लेकिन नेचर किस कैसा है, सॉल्यूट का इससे कोई फर्क, लेकिन सॉल्वेंट की नेचर से फर्क। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव सस्ता यहीं से मिलता है आपको। पूछेगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती, किस पे डिपेंड नहीं करती। आइए थोड़ा और समझते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज दिखती कब है, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई, पहचानने का तरीका हो गया। मतलब सॉल्यूशन में 50 प्रॉपर्टी, उनमें से हम क्वालिटेटिव उन्हें बोलेंगे जो इन बातों को फॉलो करें। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी दिखना कब शुरू होती है, दो कंडीशन लगाएंगे तब दिखेंगे। पहली कंडीशन कौन सी, बहुत डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, जो छोटा एन है वो बड़े एन से बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा एन किसके मोल है, सॉल्यूट के, बड़ा एन तो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या सॉल्वेंट के सामने बहुत। और दूसरी बात ये तब दिखेंगी जब केस नंबर 2 चल रहा हो। केस नंबर 2 समझ गए, जब वोलाटाइल में क्या मिलाएंगे। तो अगर वोलाटाइल में वोलाटाइल मिलाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज दिखने वाली नहीं है। तो दो बातें ये इंपॉर्टेंट है, दिखती कब है, ये कंडीशन लगाने पे। पहचानोगे कैसे कि वही है, इन बातों को चेक करके। अब ये बातें अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि सही है, अब इनको भी क्रॉस चेक करेंगे कि इनका क्या मतलब है, लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए सब बातें सही हैं, तो बताएं, दो सवाल लगाएं, दो तीन सवाल लगाएं। दो सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। डेटा नोट करें। पहले वाले की सीपी सीपी 1 है, दूसरे वाले की सीपी सीपी 2 है। आपको बताना है कि
इन दोनों में 4 ऑप्शन है। किसी ने फटाफट। चेक करें। 100 मोल सॉल्वेंट लिया तो मतलब आपने दोनों जगह पानी पानी लिया हुआ। सॉल्वेंट का नेचर तो फिक्स हो गया। और आपने 100 मोल भी ले ली यहां भी और यहां भी। अब यहां ग्लूकोज लें या सुक्रोज लें उससे कोई फर्क, क्योंकि नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या से फर्क पड़ता है। संख्या सेम है क्या? यहां भी 5 मोल और यहां भी। तो बताएं अगर आप सीपी प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन देखें तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? 5/100 5/100। तो सीपी1 सीपी2 के दोनों की सीपी सेम है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें ये खास बातें होती हैं कि चाहे ग्लूकोज मिला हो चाहे सुक्रोज मिला हो, उनके आंसर इस केस में सेम आते हैं। अगला सवाल। हम्म चेक करें। पहले वाले में 100 मोल सॉल्वेंट पानी लिया और उसके अंदर 5 मोल ग्लूकोज लो सुक्रोज लो, उससे कोई फर्क? यहाँ कितने मोल लिए? 100 में 5 और यहाँ 100 में 6। तो क्या यहाँ ज्यादा लिए? तो यहाँ ज्यादा लिए तो उसकी सीपी भी। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा? सीपी2 विल बी ग्रेटर देन किस तरह? बराबर है। तीसरा। क्लोज हो चुका है तो अगर आपको ऐसा लगता है हो चुका है तो आपका सिलेक्शन भी हो ही चुका है। हम्म बताओ। इस बार अगर आप सीधे सीधे ऐसे देखने लगे कि भाई इसके देखो 5 है और इसके 6 हैं, तो इसके ज्यादा है और इसकी सीपी आपने ज्यादा बोल दी तो मामला। क्योंकि मैंने क्या बोला था? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना? मैंने सॉल्यूट नहीं बोला था, क्या बोला था? रिलेटिव का मतलब छोटा एन अपॉन। तो सीपी वो होती है जो छोटा एन अपॉन बड़े एन पर डिपेंड करती है। तो छोटा एन अपॉन बड़ा एन अगर आप पहले वाले का निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? 5/100। और दूसरे वाले का निकालेंगे तो 6/200। तो बताएं पहले वाले में आप क्या लिखेंगे अगर प्रोपोर्शनलिटी लिखें तो? 5/100। दूसरे वाले में 6/200 को आगे चल के क्या 3/100 लिख सकते हैं? अब कौन ज्यादा है दोनों में? ये ज्यादा है तो इसकी सीपी भी बराबर। किसकी सीपी ज्यादा है फिर? पहले वाले की। ठीक है। दूसरा तरीका इसको समझने का ऐसा हो सकता था कि आप और लिख लें। आप ये मैथमेटिकल तरीका नहीं लगाना चाहते तो ऐसे लिख लें। देखिए पहले वाले में क्या चल रहा है?
मेथड नंबर 2, 100 मोल सॉल्वेंट आपने पानी लिया, उसके अंदर क्या है 5 मोल किसके, ग्लूकोज के। दूसरे वाले पे आओ, 200 में कितने हैं, 200 में 6, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 100 में कितने, 100 में निकाल लो, और 100 में जब निकाल लोगे तो दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम होगा, बराबर बात है। और अगर दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम हो गए तो फिर आप कंपैरिजन राइट साइड को देख के कर सकते हैं। अब इधर भी देखो 100 मोल सॉल्वेंट, इधर भी, तो इसमें 100 में कितने 5, इसमें 100 में कितने, किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो इसकी सीपी भी, तो इसकी सीपी ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। तो 2 तरीके बता दिए मैंने, ये मेथड नंबर 1 है। अगर आप सीधे करना चाहते तो इससे करें, प्रोपोर्शनैलिटी से, तो लिख के करना चाहते हैं यूनिटरी मेथड से, ये लें। 2 तरीके हैं। अब तक आपको सीपी समझ में आ गई होगी कि सीपी की डेफिनेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इन डिलीट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिस्ट बनाए। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरएलवीपी, पूरा ही लिख लो। दूसरे पे आइए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ना करो, नोट करो जल्दी जल्दी। डिस्प्लेसन में आ जाओगे फिर। डिस्प्लेशन है ना, इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगले पे आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं पाई। खींचे फटाफट। ये 4 सीपी हैं, चारों को डिटेल में पढ़ना है, समाचार विस्तार से सुने। पहले पे आइए, ये चारों में वो 2 बातें वैलिड है, कौन कौन सी। ये सब तभी दिखती हैं जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। नंबर 2, ये तभी दिखेंगी जब आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। और ये जब भी दिखेंगी तो इनके अंदर एक कॉमन बात होगी, ये सब प्रोपोर्शनल होंगे, किसके, छोटा एन अपॉन, तो सारे के सारे इसके प्रोपोर्शनल होंगे, तभी तो सीपी है ना। इनको वो सब बातें फॉलो करनी पड़ेंगी जो पीछे लिखी गई। पहले पे आइए, पहला हम पहले पढ़ चुके हैं, मत कुछ याद नहीं आता। पहले पे आइए, आरएलवीपी। आरएलवीपी में बातचीत हो चुकी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है वो करते हैं। बताइए आरएलवीपी में क्या क्या बातें हुई। आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था और उसके अंदर मिला दिया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहां पे एक वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसके अंदर मिलाएंगे क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे पानी में यूरिया मिला दिया आपने, फिर क्या हुआ था बताओ, फिर पीएस लिखा था, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसमें से पी नॉट बी कैसा हो गया था 0, क्योंकि वो कैसा है, तो ये जो नीचे अंदर बैठा है ये कौन है, ए, जो बाहर से मिला ये कौन है, बी। अब बताएं पी नॉट बी अगर 0 हो गया तो इसको 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ये सब बातें भी हो चुकी हैं। पीएस आ चुका था क्या, पी नॉट एक्स है, फिर यहां से हमने थोड़ा सॉल्व करके ये निकाला था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस। सब हो चुका है।
यही RLVP है। अभी बताएं कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो बताएं जो छोटा एन होगा वो कैसा हो जाएगा, बड़े एन से बहुत। तो यहाँ पे जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया था तो एक नया वर्जन बनाया था, बताएं उसमें पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, और कौन आएगा, छोटा एन अपॉन, ठीक है। ये चौथा वर्जन था, 4 लिखवाए थे आपको, फिर मैं पहले नहीं आता था, 4 फॉर्मूले बताए थे आपको केस नंबर 2 में। उसका चौथा वर्जन मैंने कहा था तब यूज करेंगे जब सिस्टम बहुत, अब हो गया, इसलिए पिछली क्लास रिवाइज करके आया करें, ऐसे नहीं बताया कि मुंह उठा गई चलो आज चलते नहीं, क्या बताता आज, क्या पता आज मेरी जिंदगी बदल दे। बराबर है, चलते जाइए। और चर्चा को आगे बढ़ाएं तो देखिए इसमें जैसे कैसा केस चल रहा है, वोलाटाइल सॉल्वेंट का मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे आपने क्या लिया होगा, पानी, और इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला है, मतलब उदाहरण के तौर पे आप क्या मिला रहे हैं, जैसे ग्लूकोज मिला दिया मान लो मैंने, यूरिया मिला दिया, चीनी मिला दिया, ये सब, तो इसमें ये सब बातें चल रही। यहां से एक बात समझ में आपको आनी चाहिए, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ये कौन है, ये RLVP है। तो बताएं RLVP किसके बराबर आ गया, RLVP आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू छोटा एन अपॉन, तो क्या RLVP इससे कंट्रोल हो रहा है, तो इसका नाम RLVP इज अ CP। तो यहां से साबित होता है कि RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे आप पढ़ रहे हैं, पहली CP। खींचते जाइए। इस पे सवाल भी हम लोग लगा चुके हैं, अभी और करेंगे, लेकिन इस पे चर्चा हो चुकी ठीक ठाक। आगे बढ़िए, हो गया, फटाफट नोट, कितने नोट कर रहे हैं अभी, कोई नहीं कर रहा, आगे बढ़ो फिर, सब भी क्या है, 5 नोट कर रहे थे हालांकि, बेचारे बता नहीं पाए, इसीलिए एक्सप्रेसिव बनिए। कई बार क्या होता है बता नहीं पाते हैं, बताना सीखिए, ये है, नहीं नहीं इट्स ओके। अब देखिए ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर लिखा है, आगे मत निकल बस, ठीक है, दूर निकल जाते तुम लोग। देखिए ऊपर वाले को आप डेल्टा पी बोल सकते हैं, डेल्टा पी अंतर डिप्रेशन, और इनिशियल वैल्यू डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव, और ये वैल्यू इसके बराबर, ये भी ठीक है। पी नॉट ए को उधर भेज दो थोड़ी देर के लिए, तो बताओ पी नॉट ए इधर आ जाएगा तो ऐसा, ये भी ठीक है। अब अगर ये पी नॉट ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए सवाल के अंदर, तो क्या ये डेल्टा पी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो पी नॉट ए कब कांस्टेंट होगा, ध्यान दें जिन पे डिपेंड करता है वो बातें अगर बदलना बंद हो जाए तो ये भी बदलना। ये कौन है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर 2 बातों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी, नेचर और टेम्परेचर। अगर दोनों बातें रोक ली जाए तो फिर ये भी रुका रहेगा। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट उठा लें सवाल में, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का मतलब तुमने उससे कोई नाम दे दिया, तुमने कहा कि आज से तुम पानी हो मेरे लिए, तो जब नाम ले लिया तो इसका नेचर फिक्स है, क्योंकि एक ही नेचर के कई लोग थोड़ी हो सकते हैं, नाम फिक्स तो नेचर भी फिक्स। उदाहरण के तौर पे आपने मान लीजिए पानी ले लिया, तो पानी लेने का मतलब है कि नेचर, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स हो गया। और जब आप प्रश्न लगाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा प्रश्न एक पर्टिकुलर, ये तो आप बहुत बार समझ चुके हैं, जब भी सवाल आएगा तो एक पर्टिकुलर, सवाल की लैंग्वेज भी आप समझ चुके हैं, पहले पानी था इस टेम्परेचर पे था, इतना वेपर प्रेशर दे रहा था, फिर मैंने उसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया, अब वो सॉल्यूशन बन गया,
अब उसी टेम्परेचर पे देखा जाता है तो पीएस इतना हो जाता है। तो बातें सब किस में हो रही हैं? तो टेम्परेचर तो सेम रहता ही है, तो सेम टेम्परेचर लेंगे और सॉल्वेंट का नाम फिक्स कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पी नॉट फिक्स हो गया। और अगर पी नॉट फिक्स हो गया तो फिर क्या कह सकते हैं आप? तो सवालों में पी नॉट फिक्स होता है, तो क्या डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन लिख सकते हैं? तो डेल्टा पी अगर छोटा एन अपॉन बड़ा एन पे डिपेंड करने लगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक सीपी की तरह काम करने लगेगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सीपी की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो आगे से हम सवालों में इस लाइन को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी लाइन को? डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन, ऐसा कब करेंगे? जब पी नॉट ए, और पी नॉट ए कॉन्स्टेंट होता है। आप कोई भी सवाल लगाना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला नाम किसका देगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट बताएगा ना कि इस सवाल में सॉल्वेंट पानी है, इस सवाल में सॉल्वेंट बेंजीन है। बताया कहानी का तो। अब एक सवाल ले लिए तो दूसरे सवाल में बदल सकता है। एन तो बदल सकते हैं ना, एक ही सवाल में बदल सकते हैं। मान लो पानी मिला दे उसमें थोड़ा सा, छोटा है ना बड़ा एन पूछ रहे हो, बदल सकते हैं बड़ा एन। आप एक ही सवाल में बड़ा एन तुरंत बदल सकते हैं। आप कहते हैं कि पानी का एक सॉल्वेंट लिया, उसमें पानी के इतने मोल लिए, उसमें मैंने ग्लूकोज इतना मिलाया, फिर इस टेम्परेचर पे सब किया मैंने, उसके बाद मैंने उसी टेम्परेचर पे थोड़ा सा उसके अंदर पानी और डाल दिया, पानी की मोल बढ़ा दिए। बढ़ा सकता है, उसकी इच्छा है। चले आगे बढ़े। हे डली सेकंड नंबर पे आइए। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली तो कर चुके हम काफी, दूसरी नहीं है आपके लिए। नहीं, जब नीचे वेरी रैली लिखे वो सही बात है, लेकिन जब यहाँ पे नीचे कोई नेग्लेक्ट हो चुका है ना, अब तो नेग्लेक्ट हो चुका है ना जो नेग्लेक्ट होना था। अब मान लो यहाँ पे लिखा है 4000, एक बार लिखा है 4020, तो फर्क तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। जिसको नेग्लेक्ट होना था वो हो गया। तो आइए डेल्टा पी के बाद आ जाए किस पे? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कौन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर किसकी बराबरी कर ले। तो मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया केस नंबर 2 की तरह, और इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया? इसके अंदर मिला दिया, मान लो मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जैसे ही ऐसा करेंगे अब क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी। ये लिक्विड ए है, वो सॉलिड बी है। जैसे बताइए ऐसा करेंगे तो वेपर प्रेशर गिरेगा क्या? पीछे पड़ चुके हैं आप। वेपर प्रेशर गिरेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? ग्राफ बनाए, ग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वेपर प्रेशर गिराने का क्या मतलब है समझिए। वेपर प्रेशर गिराने का मतलब है कि आपने उसकी वोलेटिलिटी बदल दी। क्या बदल दी? नेचर ही तो बदल रहे हैं ना। पूरे सवाल किस पे बेस्ड है? नेचर पे। टेम्परेचर तो पूरे सवाल के अंदर कैसा है भाई? पहले ये लिक्विड ए किस पे रखा गया था? टी पे। फिर जब दोनों को मिला दिया तब भी किस पे रखा? टी पे। तो खेल सिर्फ किसका है? नेचर का। वोलेटिलिटी, नेचर, वेपर प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन कौन सी? वोलेटिलिटी पहले सबसे क्या कॉन्सेप्ट आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे क्या कनेक्ट होगा? वोलेटिलिटी। फिर उससे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से फिर क्या कनेक्ट होगा? ठीक है, तो मान ले पहले पानी का ग्राफ अगर आप बनाए, पानी अकेला था तो पता नहीं पानी का ग्राफ ऐसा चल रहा था, ये कौन है? वीपी, और ये कौन है? टेम्परेचर। तो बताइए ग्राफ कहीं ना कहीं कट करेगा। जहां कट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल को कट कर लिया उसने। ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं। मान लीजिए पी एक्सटर्नल है 180, इसको कट कर लिया। इस पे जो टेम्परेचर आएगा इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। किसका? तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का। इसको टीबी नॉट बोल दिया। फिर मान लो इसके अंदर ये जो ग्राफ बनाया है ये पानी का ग्राफ था। पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया? थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दिया। तो बताएं जैसे ही ग्लूकोज मिलाएंगे तो क्या इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी गिर जाएगी? तो इसकी वोलेटिलिटी गिरने का मतलब इसका नेचर जो है
लेस वोलेटाइल पानी प्लस ग्लूकोज का। अब बताएं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? थोड़ा आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब यहां। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? ये TB1 है। तो बताएं बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिप्रेशन हुआ है। देखिए वोलेटिलिटी का गिरना और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली होती हैं। जैसे जैसे वेपर प्रेशर गिरता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर गिरावट दर्ज कर रहा है तो आपको उसको पी एक्सटर्नल की बराबरी करवाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हम ये पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपसे कोई पूछे डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो आप कहेंगे एलिवेशन हो रहा है इसलिए एलिवेशन पढ़ते हैं। एलिवेशन क्यों हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में? क्योंकि वेपर प्रेशर गिर रहा है, उसमें डिप्रेशन हो रहा है। खींच लीजिए फटाफट। उसका हो चुका है। समझ लो अपना अपना करिए। नहीं नहीं, एक लोअरिंग एक रिलेटिव लोअरिंग है। डेल्टा पी कौन है भाई? लोअरिंग। और RLVP क्या है? डेल्टा पी अपॉन इनिशियल वैल्यू अलग है। दूसरा भी उसी पे डिपेंड करेगा ना, छोटे एन अपॉन बड़े ने प्रूव कर दिया ना, अगर पी नॉट ए कांस्टेंट कर दें। चले भाई, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि डेल्टा टीबी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पिछली बार भी प्रूव किया था हमने RLVP के लिए, तो इस बार इसके लिए भी प्रूव करते हैं। अब आप एनसीईआरटी DCRT पढ़ते हैं तो उसमें ये सब बातें ग्राफ अब बना के समझाई गई है, उस पर सवाल आ सकते हैं। तो ये सब लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, कहते हैं उससे रीडिंग कर लेना। ठीक है, जब उसी से पढ़ना है तो फिर आप क्यों आए प्लीज। ठीक है, तो समझिए। तो काम ऐसा करिए, मैं आपको जो जो चैप्टर खत्म करता जाना उसके बाद वही अंत है, ना पहले कुछ है ना उसके जो है, बस उसके बीच में। अब समझिए। अब क्या करेंगे सबसे पहले, मान लीजिए, ये समझ रिलैक्स। अब सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मान लीजिए पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, तो आपने ग्राफ ऐसा बनाया। ये बताएं किसका ग्राफ बनाया मैंने सबसे पहले? प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का मतलब पानी जैसे, उदाहरण के तौर पर पानी ले ली, तो पानी का ये ग्राफ है। अब पानी का ये ग्राफ है तो पानी का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, आपने उसको बना लिया, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सब नॉर्मली चल रहा है क्योंकि पी एक्सटर्नल हम क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट हम मान लें इसी के अंदर हम थोड़ा सा क्या मिला दें, ग्लूकोज मिलाएं, तो वही चीज है, चीज वही। तो बताइए क्या होगा जब आप ग्लूकोज मिलाएंगे, तो हल्की सी वोलेटिलिटी देखिए यहाँ गिरेगी, बराबर। ग्राफ ऐसा हो गया, ये किसका ग्राफ है बताओ? पानी प्लस, ये है सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पहला डेटा हमने कलेक्ट किया, और जब पहला डेटा हमने कलेक्ट किया तो फिर यहाँ पे उसने कट किया, तो ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट है। कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट है? अच्छा, नहीं नहीं please, देखते हैं, वो भी हम देखते हैं। देख कितनी मूर्खता से बड़ी बात हो, लेकिन मैं उसमें ध्यान देता हूँ। ऑडियंस का मैं बुरा ख्याल रखता हूँ, ऑडियंस कितनी बड़ी वाली क्यों ना हो, क्योंकि तमाशा तभी तक है जब तक तमाशबीन है। तो पूरा ध्यान रखता हूँ, आप चिंता मत करिए, कितनी भी कर सकते हैं आप, ज्यादा हो तो अलग से कर लीजिएगा। हमारे समाज में नहीं बता पा रहे, मैं सुन लूंगा आपकी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
और थोड़ा सा पहले मेरे को डिस्क्लेमर दे दीजिए कि बहुत बड़ी वाली करने वाला, तुम्हें कुछ हो जाए तो ठीक है। अब देखिए, जब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कनेक्शन चाहिए डेटा के बीच में, तो मैंने पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज और मिला दिया। चीज वही है, बस थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ा दी है। जब मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या वोलेटिलिटी और नीचे आ जाएगी। इसको मैंने नाम दिया सॉल्यूशन नंबर 2, क्योंकि मेरा सेकंड डेटा है। बताइए इस पे भी क्या आपको, ये जब इसको कट करेगा तो यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा भैया सीधा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे प्लीज ऑडियंस, अब देखिए यहाँ पे क्या 3 प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट है। एक पुराना वाला, जो सबसे पहला वाला था, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टीबी नॉट है। दूसरा कौन सा हमारा, टीबी 1, और तीसरा कौन सा, ये सॉल्यूशन के हैं दोनों, ठीक है। तो बताएं इसमें एलिवेशन हो रहा है क्या, तो हम एलिवेशन का डेटा कलेक्ट करेंगे, बराबर। अब एलिवेशन का डेटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो बताइए कहाँ कहाँ एलिवेशन हो रहा है, चेक करिए। पहले अब यहाँ पे थे कहीं, यहां से यहाँ गए एक बार, और यहां से एक बार यहाँ पे गए, तो 2 एलिवेशन है, चेक करें। पहला एलिवेशन ये वाला है, और दूसरा एलिवेशन ये वाला है। एक को मैं बोल देता हूँ डेल्टा टीबी 1, और एक को बोल देता हूं मैं डेल्टा टीबी 2। अब हमें इस डेल्टा टीबी को कनेक्ट करना है किससे, वेपर प्रेशर के डिप्रेशन से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किस कारण से हुआ है, वेपर प्रेशर की घाटे की वजह से। तो आप वेपर प्रेशर की घाटे को इससे कनेक्ट करेंगे, दोनों में क्या रिलेशन है। तो आए देखें जरा ध्यान से, यहां पे जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं तो बताएं इन सभी को हमने किस प्रेशर पे रखा, 180 पे प्रेशर एक जैसा दिया, तो 3 टेम्परेचर इनको दिए, प्रेशर एक जैसा दिया, तो तीनों को अलग अलग टेम्परेचर लगाने पड़े। तो देखिए जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर लिया तो टेम्परेचर कंपेयर कर लिया। अब जब हम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर देंगे तो क्या कंपेयर कर लेंगे, तो मान लें हम यहाँ पे खड़े हो जाए सबसे प्योर वाले के टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे जाके हम तीनों का प्रेशर देख सकते हैं। इसका ये प्रेशर है, इसका देखेंगे तो ये है, इसका देखेंगे तो ये है। बात समझ रहे हैं। तो क्या 3 डेटा हम ऐसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो देखें इस पे कट कराएं तो ये वाला, इस पे ये वाला, और ऊपर तो है ये। तो बताएं इसको क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैंने तीनों सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी है उनको रखा, तो तीनों ने क्या क्या किया, एक ने अलग वेपर बनाई, दूसरे ने अलग बनाई, और तीसरे ने, किसी ने ज्यादा बनाई तो किसी ने कम बनाई। तो बताएं इस पे इसने कितनी वेपर बनाई, जो भी बनाई, क्या उसको पी नॉटे भी बोल सकते हैं, 180 में तो ठीक है, लेकिन पी नॉटे बोल सकते हैं। इसने कितनी बनाई होगी, इसको क्या नाम देंगे, PS1 सॉल्यूशन नंबर 1 का। ये वाला कौन सा है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 का है। अब बताइए यहाँ पे भी क्या डिप्रेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से चले यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ। तो बताएं 2 प्रकार के डिप्रेशन है यहाँ पे, एक कौन सा ये वाला, और एक कौन सा ये वाला। तो इस पहले वाले को क्या नाम देंगे, डेल्टा P1, और दूसरे वाले को डेल्टा P2। अब देखिए 2 है यहाँ डेल्टा और 2 है वहां डेल्टा, क्या दोनों डेल्टा में कुछ कनेक्शन दिख रहा है, दोनों डेल्टा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने साबित करो तो जानू, तो साबित कर सकते हैं, देखिए कैसे। उसके लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाए, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल दें, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, और इसको ई बोल दें। तो बताएं कि आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल। आपको कहना चाहिए कि ट्रायंगल कैसे होगा, ये तो कर्व्ड है, यानी ये तो कर्व्ड है ना, ये सरल लिखा थोड़ी है, ये भी कर्व्ड है। लेकिन जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो ये लगभग लगभग कैसे हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे, इसलिए हम इनको ट्रायंगल जैसा मान के चलते हैं। तो बताएं कि आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला, ये कौन सा है, एबीसी, और एक इससे बड़ा वाला, कौन सा वाला, एडी, ये वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है, बताएं। इतना तो बड़ा होगा, छोड़ने से पहले मैं छठी कक्षा में पढ़ाते हैं सब बातें। तो ये दोनों बताइए आपस में क्या सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा दे। बताइए सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन, लिख सकते हैं, लिख दो फटाफट। तो बन जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन, जल्दी सबकी वैल्यू बताओ, AB की वैल्यू बताओ, यहां से देखो
कितनी है? डेल्टा P1। इस AD की बताओ, दिख रहा है? डेल्टा P2। AC की बताओ, डेल्टा TB1। AE की बताओ, डेल्टा TB2। पुट करो यहां पे। चेक करिए, बराबर बात है। थोड़ी सी मैथ्स लगाई बस, इतनी तो बर्दाश्त कर लेते होंगे आप। अब बताइए, अगर y1/y2 और x1/x2 बराबर है, तो यानी कि y x के डायरेक्टली, तो इससे आप कह सकते हैं कि ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB। तो ये बात हमको कहां से पता चली? इस कॉन्सेप्ट से। और एक बात हम पहले से जानते हैं, कौन सी? ये वाले, इसको उठा लें क्या? आप उधर चलेंगे प्लीज। तो जैसे वो इधर आएगा तो बताइए, एक बात मैंने ग्राफ से निकाली, कौन सी? डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू, और एक पीछे से उठा लो। दोनों बातों को मिलाने का वक्त आ गया। तो एक बात मैंने पीछे से उठाई, ये वाली, और एक बात मैंने यहां सुलाई है, वो ये वाली है। बताइए क्या दोनों बातों को मिला दें? अगर आप दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो ये डेल्टा P इसके भी प्रोपोर्शनल है और डेल्टा P इसके भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी, और अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गए तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बताओ? डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन, और ऐसा होने का मतलब मैंने साबित कर दिया कि डेल्टा TB भी CP। खींचे हैं इसको। आप सोचोगे ये सवाल कहाँ आएगा, इसका सवाल में क्या योगदान है? जब वो बढ़िया सवाल बनाएगा तो ध्यान दें, वो ऐसा ग्राफ 3 बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि दिया नहीं जाता सवाल में, ऐसा ग्राफ बना देगा। ठीक है, और क्या सवाल पूछेगा आपसे? कहेगा इसके अंदर ये ट्रायंगल दिखा देगा ABC और AD। कहेगा AB की वैल्यू या डेल्टा P1 दे देगा आपको, डेल्टा P2 दे देगा, डेल्टा TB1 दे देगा, और क्या पूछ लेगा? समझ रहे हैं? बन गया नहीं मेरे क्या? तो आप ये मत सोचिए कि पूछेगा कैसे, आप ये सोचिए आप बताएंगे कैसे। कई लोग आधा दिमाग इसी में रहता है, पेपर में कैसे आ सकता है, मैं ना पढ़ूं तो क्या कर लोगे? फिर मोटिवेशन सुन लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा उस तरह से। उसको दूसरी भाषा में बेरोजगारी बोलते हैं, तजुर्बा। जरूरत से ज्यादा तजुर्बा हो जाए तो बेरोजगारी बन जाती है। तो थोड़े से तजुर्बे के साथ शुरू कर लिया करिए। है, ठंडी लग रही है क्या? चलो, कुछ तो लग रहा है फीलिंग से तुम्हारे अंदर अभी भी। डॉक्टर और तो जल्दी खींचो फटाफट, 20 सेकंड और है तुम्हारे पास, ज्यादा हो तो वापस कर देना। बेटा मैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बना सकता है वो कुछ भी घुमा फिरा के, तो उसके लिए तैयार रहें आप। तो आप समझिए कि प्रेशर में जो गिरावट का रेशियो है वो बॉइलिंग पॉइंट में उठावट के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। जिस हद तक इधर गिरावट होगी उसी हद तक उधर उठावट होगी। इधर डबल गिरा तो उधर भी डबल उठा, ये तकनीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी है। यहां बैठ जाओ, कर लो तुम, कर लो फिर, हम घर चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बैठने थोड़ी आता हूँ, बैठाने आता हूँ लोगों को। खुद बैठने लगेंगे तो फिर समझ रहे हैं, लोगों को नहीं बैठा पाएंगे आप। बैठिए मत ज्यादा, चलें। ये खींचे, डेल्टा TB CP है भाई, यहां तक बात साबित है, आगे बढ़िए।
एसवर्सन रीजन में घुमा फिरा के सब बातें पूछ सकता है कि बताएं डेल्टा टीबी सीपी है, कारण बताइए, तो आप कहेंगे ये कारण है। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन, उसका कारण कोई पूछे तो कहेंगे ये दोनों वजह है। तो कनेक्ट कर सकता है सवाल, बात को आगे बढ़ाइए इसको। ये आ गया मामला। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो बताएं इसमें छोटा एन कौन है, सॉल्यूट का डेटा, और बड़ा एन सॉल्वेंट का डेटा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इनको डायरेक्ट यूज करें। छोटा एन की जगह लिख लें छोटा डब्ल्यू अपॉन m1, ये सॉल्यूट का है। बड़े एन की जगह बड़ा डब्ल्यू अपॉन m2, तो ये बन जाएगा डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू छोटा डब्ल्यू m2 अपॉन m1 बड़ा डब्ल्यू, बराबर। छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का, बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े तो एक कार्यक्रम आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सवाल आता है तो मैंने आपसे कहा था फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे ही सवाल आता है। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट जैसे आप लेंगे तो बताइए क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी। भाई नाम ले लिया तुमने किसी का, नाम ले लिया तो M2 फिक्स। भाई आपने बोला पानी तो 18, हमने बोला बेंजीन 78, मामला फिक्स है ना। और जैसे ही फिक्स हो जाए, ध्यान दीजिए, जैसे ही फिक्स होगा तो इसको डेल्टा टीबी कहना शुरू कर देगा, सुना है तुम कांस्टेंट हो गए हो। इससे कहेगा कि हाँ बात तो ठीक है, वो लोगों ने मेरा नाम फिक्स कर दिया। कह जैसे तुम कांस्टेंट हो जाओगे तुम प्रोपोर्शनैलिटी में रहने लायक नहीं रहे। जो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं उन्हें प्रोपोर्शनैलिटी में रहने का, तो इसे हटाना होगा, यहां से हटाना होगा। तो बताइए अगर ये कांस्टेंट हो गया तो अब बचेगा मामला डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल, तो यही बचे ना 3। अब आपसे कोई पूछे कि जो चौथी चीज कांस्टेंट हो गई वो गई कहाँ, कट गई क्या। मतलब आप कोई चीज अगर मान लो कांस्टेंट हो गई तो ये बात तो ठीक है, तुम अब वेरिएबल ना रहे तो तुम प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं लिखने चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम कांस्टेंट हो गए हो। तो इससे क्या कहोगे कि तुम खत्म हो गए, क्या आप हो ही नहीं कहीं। वेरिएबल से हटेगा तो कहां जाएगा, इनके बीच में कल को कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जब ये दोनों बड़े होंगे तो इनके बीच में कोई कांस्टेंट आएगा, और जब कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट के अंदर जाके छुप जाएगा ये। समझ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, बाद में मैं ये बात फिर से बोलूंगा तो आप भूल चुके होंगे। मैं फिर से आपको यही बात दिलाऊंगा याद की मैंने ये कहा था, तब भी आपको याद नहीं आएगा। चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, अभी तुरंत थोड़ी करेंगे। खींचे, यहां तक खींचे। M2 कांस्टेंट क्यों ले लिया मैंने, समझ में। M2 कहां छिपा जाकर के, इनके बीच का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसके अंदर जाके छिप गया। कल को हम उसको ढूंढ के लाएंगे। केस बनते हैं इसके अंदर 3। चले, इसमें कुछ याद करने के लॉजिकल बातें देखिए। सॉल्वेंट का नाम फिक्स था, M2 फिक्स, M2 वेरिएबल से हट गया, कहां जाके छिप गया, बाद में ढूंढेंगे इसको। केस नंबर 1 पे आइए। चेक करेंगे फॉर्मूला ये बचा, बराबर। अगर मान लें पहला केस कांस्टेंट को ढूंढने जा रहे हैं, हम अगला काम क्या करने जा रहे हैं, कांस्टेंट को कैसे ढूंढा जाए। बहुत टेक्निकल है तो। देखिए जैसे y प्रोपोर्शनल टू x है, सब ठीक है। नहीं ये नहीं बोला, तुम ही बोला, ये बोला। नाटी हो रहा तुम दोनों। देखिए इनको ठीक करो, ले जाओ, इनको ले जाओ भैया, इनका मामला आगे निकल गया। अब देखिए y प्रोपोर्शनल टू मान लें x है, आपको ढूंढना है y और x के बीच में क्या कांस्टेंट है। रिलेशन तो पता है चाचा, y प्रोपोर्शनल टू x है तो रिलेशन तो आ ही गया ना, आप क्या रिलेशन पता करोगे। y प्रोपोर्शनल टू x है, आपको पता करना है y और x के बीच में कोई कांस्टेंट आएगा तो वो उसकी वैल्यू पता करने का सीधा तरीका है, x को 1 डाल दो। क्या करो, x को 1 डालो, y की जो वैल्यू आएगी वही कांस्टेंट है। घर जाऊं क्या, देखिए x को कितना पुट कर दो
तो y किसी के बराबर तो आएगा, y जिसके बराबर आएगा वही तो कांस्टेंट है, क्योंकि y इज इक्वल टू, मान लें आप लिखते हैं mx, अब आपने x को कितना डाला तो y किसके बराबर आया, तो y आ गया m के बराबर, तो m क्या है, सिंपल लॉजिक। ऐसे ढूंढा जाता है कांस्टेंट। नहीं मैं समझ रहा हूं तुम यही बोल रहे थे, मैं जानता हूं तुम तेज हो। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस पूरे को क्या करूं, ये देखो ये हमारा x है, तो हम इस x को क्या बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट को 1 डाल दो, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है बड़ा W, इसको भी 1 डाल दो, 1 ग्राम। तो बताइए फिर ये पूरा कितना बन जाएगा, ये कितना बन गया 1, और ये कितना बन गया, तो ये पूरा कितना बन गया, तो ये पूरी चीज जिसके बराबर आएगी वही कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीबी किसी के बराबर तो आएगा, तो मान लेते हैं डेल्टा टीबी ने बराबरी करी किसी की और उसका नाम दे दिया, मैं कुछ तो नाम दोगे ना, तो मैंने बोला तुम के हो, तो इनके बीच का जो कांस्टेंट है क्या मैंने ढूंढ लिया, कौन है कांस्टेंट, के, बराबर। तो कोई पूछे फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बना लेंगे आप, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू छोटा डब्ल्यू अपॉन m1 बड़ा डब्ल्यू। किसको ढूंढ लिया मैंने, कांस्टेंट को। कैसे ढूंढा कांस्टेंट को, x को 1 डाल दिया तो y जिसके बराबर आया वही कांस्टेंट है। देखिए ये x है, इसको 1 डाल दिया तो y जिसके बराबर आया वही। ये ढूंढने का तरीका टेक्निकल, ठीक है। फिर सोच रहे हैं कठिन बात होगी थोड़ी, नहीं। आ रहे हैं आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के कांस्टेंट मार्केट में लाए जाते हैं। पहला तो आपको मिल गया, बोलता है भी, ठीक है। 2 और ढूंढते हैं, आइए। दूसरा कांस्टेंट जो डिफाइन किया जाता है, अच्छा कोई कहे कि दूसरा डिफाइन करने की जरूरत कैसी, सवाल लगा लो, बात गलत नहीं है, सवाल तो इससे लग जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है वो कांस्टेंट बदल बदल के सवालों में देता है, तो आपको पता सारे होने चाहिए। दूसरा कांस्टेंट ढूंढिए, केस नंबर 2, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू छोटा डब्ल्यू m1। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कांस्टेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं, उसने कहा सॉल्यूट को मैं 1 डाल दूं, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, इसको पुट कर दूं मैं कितना, 100 ग्राम। अब बताएं कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के टर्म में, ये के तो निकाल लिया ना तुमने एक बार, अब इसके टर्म में बताओ कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो आराम से बता सकते हैं आप, देखिए इसको कितना पुट करा तुमने 1, इसको 100, अब तो 100 पुट गया ना अगले वाले में। भाई इसको पुट तुम कुछ भी कर सकते हैं, तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, तुम 50 100 1000 जो मन करे वो पुट करें। तो मैंने कहा इसको मैंने 1 पुट किया, इसको मैंने 100 पुट किया, तो पूरा कितना बन गया 1/100। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पहला कि अगर ऐसा है, ऑब्जेक्टिव सुने, तो कहेगा अगर ऐसा है देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या, 4 ऑप्शन, है बता देंगे आराम से, क्या कहेंगे, बताएं अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 100 हो गई, तो ये पूरा कितना बन गया 1/100। तो 1/100 इंटू के कितना हो गया, k/100। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा, k/100 के। तो डेल्टा टीबी पूछा है, अगर ऐसा हो जाए तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सवाल वो घुमा फिरा के बनाएगा, देखिए तो केस आपको सारे क्लियर होने चाहिए। अब क्या करते हैं कि जो ये आया इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है देन कोई ये लिख दे कि डेल्टा टीबी बराबर आ गया किसके, ऐसा है तो किसके बराबर आ गया, k/100 के। तो k/100 को एक नाम नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं छोटा के बी। तो कई बार आपको प्रश्न में सीधे छोटा के बी गिवन होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। छोटा के बी कितने ग्राम सॉल्वेंट पे डिफाइन होता है, 100 ग्राम पे, बराबर।
खींचते जाए, भी तीनों बातें कंक्लूड करते हैं। तो बस कुछ नया नहीं किया, बस क्या किया हमने, देखो k/100 तक तो पहुंच ही गए थे ना, बस k/100 को एक नया नाम दे दिया है। जैसे आप किसी को प्यार से बंटू बुलाते हैं, अब उसका नाम बड़ा सा कुछ बंटू, तो इस टाइप से। तो k/100 को मैंने क्या बोला, छोटा के भी। आगे बढ़िए। अब ये स्टैंडर्ड टर्म इसलिए पता होने जरूरी है। अब बताइए फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है क्या? फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होने का मतलब बताओ क्या? अगर ये आप लिख रहे हैं तो के की वैल्यू कितनी, 100 टाइम्स ऑफ छोटा के भी, ये भी ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब बताएं अगर के की वैल्यू ये है तो क्या इस के की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, यहां पे कितना, 100 टाइम्स ऑफ छोटा के भी, तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है क्या? तो कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं ऐसा फॉर्मूला लिखूं तो गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं, देखें 100 टाइम्स ऑफ छोटा के भी और आगे लिखता हूं WM1 बड़ा W, सही है गलत है? ये भी सही है। बस क्या किया मैंने, यहां पे हम के लिख रहे थे और के की जगह क्या लिख दिया, 100 टाइम्स ऑफ छोटा के भी। क्यों लिख दिया, क्योंकि ऐसा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इसको नया नाम दिया छोटा के भी। ये कहां से आया, पीछे पुट करके खींचते जाए। तो फॉर्मूला ये भी सही है और फॉर्मूला जो पीछे था वो भी सही है। तीसरा वर्जन, तीसरा आपने देखा होगा सवालों में एक आपको दिखता है क्या, बड़ा के भी। सवाल लगाए होंगे तो दिखा होगा, कभी छोटा के भी देखा आपने सवाल में? छोटा के भी कम दिखता है मार्केट में, लेकिन छोटा के भी एक दो बार दिखा है, बार बार नहीं आता उसका सवाल, लेकिन कभी कभी आया है, एक दो बार आया, नीट में भी आया, एक दो बार आया है सवाल, एम्स नीट में कहीं ना कहीं आया। तो छोटा केबी भी मार्केट में मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, उस पर भी सवाल आते हैं। अब आ जाइए बड़े केबी पे, तीसरा वर्जन है बड़ा केबी। एक और कांस्टेंट को डिफाइन किया गया, कहने तीसरा कांस्टेंट क्यों डिफाइन करने जा रहे हो क्या? तो कहेंगे कि मैं पहला कांस्टेंट जो डिफाइन कर रहा था तो कितने ग्राम सॉल्वेंट पे, फिर उसका मन किया तो उसने 100 ग्राम सॉल्वेंट पे डिफाइन किया एक नया कांस्टेंट, जिसका नाम दिया उसने छोटा केबी। अब वो डिफाइन करने जा रहा है 1000 ग्राम पे, तो तीसरा कांस्टेंट ढूंढ रहा है वो। फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब बताएं इस फॉर्मूले के अंदर अगर कोई कहे कि सॉल्यूट के मोल, मैंने 1 डाल दिया, सॉल्वेंट का मास जो बड़ा डब्ल्यू है इसको मैंने 1000 ग्राम डाल दिया। अब बताएं डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन। पहला सवाल तो यही बनेगा कि बताओ डेल्टा टीबी किसके बराबर है। ऑप्शन होंगे k/10, k/100, k/1000, 100 टाइम्स ऑफ के। बता लेंगे, क्या बताएंगे? इसको कितना डाल दिया मैंने, सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट के मोल को 1, ये 1 हो गया। ये कितना हो गया, ये 1000 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया, 1/1000। तो अगर यहाँ 1/1000 है तो ये बीच में कांस्टेंट आया कौन था, पहला वाला के। तो अगर ये पूरा 1/1000 है तो ये डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा, के इंटू 1/1000। यहां से भी समझ सकते हैं आप, बहुत मासूम है। तो यहां से देख लीजिए, इसको कितना डाला मैंने 1, इसको कितना डाला, वेरिएबल है ना दोनों तो ये बन गया 1/1000। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया बताओ, k/1000। सही बात है, तो आंसर ये है पहली चीज तो। दूसरी बात पे है, इसका नाम ऐसा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा k/1000। अब k/1000 को एक नया नाम देने का मन किया उसका, आप चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते थे, बात यही खत्म कर दें, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन इसलिए पता होना चाहिए, तो इसको नया नाम दे दिया गया, क्या बोला गया इसको, बड़ा केबी। तो बड़ा केबी कौन है, जो k/1000 है वही वही बड़ा केबी है, वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। बताइए यहां से क्या समझ में आया, के की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 1000 टाइम्स ऑफ ये। अब बताएं अगर मैं एक फॉर्मुला लिखूं, ये बात सही आ गई तो फिर एक फॉर्मुला लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये वाला जो फॉर्मूला है देखो ध्यान से, ये वाला
इसमें के की जगह क्या लिख सकते हो, 1000 टाइम्स ऑफ बड़ा के भी, और इसकी वैल्यू है ना, देखो के की वैल्यू मैंने क्या प्रूव कर दी, 1000 टाइम्स ऑफ, ये प्रूव कर दिया ना कि ये इसके बराबर है। और अगर ये बराबर है तो लिख सकते हैं, यहाँ पहले क्या लिखते थे आप के, अब के की जगह मैंने लिख दिया 1000 टाइम्स ऑफ बड़ा के भी, तो ये सही है गलत है। और आगे मैं क्या लिखूंगा फिर, वही छोटा डब्ल्यू अपॉन M1, और बताइए ये वर्जन भी ठीक है क्या, ये तीसरा वर्जन है। इसमें जो आपने कांस्टेंट ढूंढा है बड़ा के भी, वो कितने ग्राम सॉल्वेंट पे डिफाइन है, खींचते जाए तीनों, अब तीनों कंक्लूड करते हैं। हो गया टाइम, अच्छा एक कंक्लूजन लेते जाइए। कोई आपसे पूछे कि तीन वर्जन जो आपने पढ़े तीनों में से सही कौन सा है, तीनों सही है, फिर तीनों कैसे हो सकते हैं, देखिए ध्यान से जरा, एक तो ये वाला है, इसको देखना ध्यान से, एक देखो ये वाला है, तीसरा ये वाला है, तीनों को एक जगह लिख देते हैं पहले तो। कोई पूछे कि तीनों में से कौन सा सही है, तो पहले तीनों को लिखो तब तो पूछो, तो उसने कहा लो लिख देता है। पहला वर्जन देखिए ध्यान से, ये दूसरा वर्जन जो मैंने आपको बताया वो ये, तीसरा वर्जन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कॉपी में ये लिखा होगा आपकी। प्रश्न किसी ने पूछा कि बताओ तीनों में से कौन सा सही, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको कहना चाहिए कि ये प्रश्न ही गलत है। कोई पूछे कि तीनों में से कौन सही, तो आप कहेंगे तीनों एक ही तो हैं। जब तीन लोग एक ही हैं तो फिर ये पूछना ही गलत है कि कौन सा सही है, क्योंकि आदमी एक है, समझ पा रहे हैं। तो आप कहना चाहिए एक ही तो है तीनों, और जब एक ही तीनों हैं तो फिर ये पूछना ही गलत है कि तीनों में से कौन सही। ये थोड़ी बोलेंगे तीनों सही, तो है ही, वो तो अंडरस्टूड बात है। आपको टेक्निकल व्यक्ति तो आपको कहना चाहिए जो ये है वही वही तो ये भी है, और वही तो ये भी है, कहने बताओ समझाओ कैसे, तो तुम कहोगे इसकी जो वैल्यू उसकी जगह हमने क्या लिख दिया ये, और इसकी जो वैल्यू उसकी जगह ये तीनों बराबर है। चेक करिए अगर ये तीनों बराबर है तो सवाल जब आप लगाने जाएंगे तो किसी से भी लगाएं, तीनों से आंसर कैसा आएगा, चेक करिए क्या तीनों बराबर है आपस में, और बस यही तो किया आपने, इसकी जगह एक बार ये लिख दिया, इसकी जगह एक बार ये लिख दिया, तो तीनों एक ही बात है। अब प्रश्न उठता है तीन पढ़ने की जरूरत क्या है फिर, क्योंकि सवालों में कभी कभी आपको क्या दिया जाएगा, छोटा के भी, कभी कभी क्या दिया जाएगा, तो पता होना चाहिए कि छोटा के भी बड़ा के भी अलग अलग होता है। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, हैं? अच्छा, ऊपर उनको पढ़ा देना कुछ CC2 पैसा दिया उन्होंने भी।